Welcome to all of you in my channel Commerce Hub. Myself Hardev Singh. In this video, I'll share some basic terms of accounting with those students who are totally new for the commerce subject. तो स्पेशली ये मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा जो कि अभी अभी कॉमर्स फील्ड में हुए हैं या अभी उन्होंने कॉमर्स फील्ड लेने का सोच रहे हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि अकाउंटिंग्स की इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक टर्म को आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं या अकाउंटिंग के बारे में सीखना है तो इन टर्म्स को जानना ज़रूरी है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज, जैसे हम एक इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स लाइक ABCD। तो उसी तरह से अब अकाउंटिंग ऑल्सो अ बिजनेस लैंग्वेज, अकाउंटिंग भी बिजनेस की एक लैंग्वेज है। तो अगर आपने अकाउंटिंग को सीखना है तो उसके लिए कुछ इसकी बेसिक टर्म्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर मीनिंग, then basic terms of accounting, and this lecture is very important especially for the +1 commerce student. तो let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट में आपको दे रहा हूँ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, अगर किसी को समझ ना भी आए तो नॉट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे उसके अंदर आपको बेसिक टर्म्स के साथ साथ ये भी क्लियर होता जाएगा कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। तो हम समझे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा कि अकाउंटिंग क्या है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, अकाउंटिंग बेसिकली किसी चीज़ का हम लेखा जोखा रखते हैं, किसी चीज़ का हिसाब किताब रखना, वो होता है अकाउंट्स। जब हम जैसे एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जिस स्टेटमेंट के अंदर हमको ये दिखा रही है स्टेटमेंट, जैसे आप बैंक की एक स्टेटमेंट लेके आते हैं तो स्टेटमेंट के अंदर आपको ये पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ बैंक स्टेटमेंट कि कितना पैसा आपने जमा करवाया, कितना पैसा आपने निकलवाया, और नाउ व्हाट इज द बैलेंस। सो इट मीन्स अकाउंट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच शोज, जो ये दिखा रहा है कि कितना गया, कितना आया, कितना बचा। मीन टू से कि अकाउंट्स एक तरह की स्टेटमेंट है, and this statement prepared by using some methods, techniques, principles. All these methods, technique, principles and standards are known as accounting. तो उस एक स्टेटमेंट को बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होगी, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। उन सभी को अगर जो यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को यूज़ करना, जिसको यूज़ कर कर हम अकाउंट्स बना रहे हैं, उसी सारे को बोल देते हैं हम अकाउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग एक तरह का मेथड है, प्रोसेस है विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, जिनकी मदद से आप वो सारे लेखे सारी स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं जी, आपने बिजनेस के अंदर ये जानना है कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो मालिक है वो अपने अकाउंटेंट के पास जाएगा, उसको बोलेगा मेरे को स्टेटमेंट दो प्रॉफिट और लॉस की, ताकि मैं देख पाऊँ मुझको पिछले साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये जो स्टेटमेंट अकाउंटेंट प्रिंट आउट निकाल कर दे रहा होगा अपने मालिक को, तो ये स्टेटमेंट को बनाने के लिए उसने एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया होगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है जी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, देखिए अब इसको मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि ये देखना कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स बुक्स में एंटर होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं होगी। बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शंस आर नॉट बिकम द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कि बिजनेस से संबंधित है, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये पता करेंगे कि वेदर द ट्रांजैक्शन हैविंग एनी कंसर्न विद दिस और नॉट। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग। मेजरिंग होता है कि जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसकी मेजरमेंट करना, मतलब अकाउंट्स में आप वही ट्रांजैक्शंस लेते हैं जो कि मनी की फॉर्म में मेजर हो पाए, मतलब जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक बिजनेसमैन ने किसी पर्सन के साथ एक मीटिंग की। मान लेते हैं बिजनेसमैन ने अपने इंप्लॉइज के साथ मीटिंग की। अब मीटिंग में जो डिस्कस हुआ है वो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, मनी फॉर्म में मेजर नहीं हो रहा। आपने क्या रिकॉर्ड करना है, अगर उस मालिक ने गुड्स बेची, गुड्स खरीदी, खर्चा किया, एम्प्लॉइज को सैलरी दी, वो सारी मनी की फॉर्म में है। हम चीज़ खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, मनी देते हैं, चीज़ बेचते हैं फिर भी मनी होती है, सैलरी देते हैं रेदर इन मनी, खर्चा करते हैं also in money. So all the monetary transaction, or we can say that all those transactions which are to be measured in the money form are record in the books of accounts। और वो भी अकाउंटिंग के अंदर ही आ जाएगा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें, पता करें क्या ये बुक में रिकॉर्ड होने वाली है या नहीं है,
दूसरा स्टेप है ये देखें कि वो ट्रांजैक्शन मनी फॉर्म में है, मेजर हो रही है। तीसरा होगा रिकॉर्डिंग, फिर उस ट्रांजैक्शंस को आप बुक में एंटर करेंगे, अगर वो आइडेंटिफाई हो गई, मेजर होगी मनी में, देन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड आ जाएगा क्लासीफाई। देखिए क्लासीफाई का क्या मतलब होता है, बांटना। जैसे मान लेते हैं जी एक क्लास के अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, मैंने लड़कों को अलग से क्लासीफाई कर दिया, लड़कियों को अलग रो में क्लासीफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, बांट दिया अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो जो लड़के थे उनको एक कैटेगरी में कर दिया, लड़कियों को बी में कर दिया। तो इस तरह से अकाउंट्स के अंदर भी है कि जो क्रेडिटर्स हैं, मान लीजिए जिनको हमने पैसा देना है उनके लिए हमने अलग से बुक्स बना दी, जिनसे पैसा लेना है अलग से बना दी। जैसे मान लीजिए हमने बिजनेस के अंदर जिनसे सामान खरीदा वो 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। ए का अलग से बना दिया हिसाब सारा, बी का अलग पेज पे बना दिया, सी का अलग पे बना दिया। दिस वन इज अ बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वन इज अ समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि सारे जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसकी समरी तैयार करना, उसका एक कंक्लूजन तैयार करना, एक स्टेटमेंट बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ समराइजिंग। नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन टू से फाइंड आउट द मीनिंगफुल रिजल्ट, कि यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकालना। अब हमने देखना है सारी ट्रांजैक्शन के बाद कि वेदर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दिस वन इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन नॉन टू मीन टू से मीनिंगफुल कंक्लूजन। लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। जो भी बिजनेस का रिजल्ट निकला होगा अकाउंटिंग के थ्रू, उसको हमने उन ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करना है टू द इंटरेस्टेड पार्टी। कौन कौन सी पार्टी होगी, एक तो बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होगा क्योंकि बिजनेसमैन जानेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। एज वेल एज टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उसके लिए गवर्नमेंट भी अकाउंट्स लेगा आपसे। एज वेल एज टू द अदर पर्सन लाइक बैंक, बैंक से आपने लोन लिया है वो भी देखेगा। सो ये इसको कम्युनिकेट कर देना है लास्ट में। तो ये सारे प्रोसेस को बोल देते हैं, जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को इस तरह से आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई कर रहे हैं, सारे प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग। तो अब हम देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि डायरी दे रखी है। मैं बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल से समझाऊंगा, जिनको नहीं भी समझ आया होगा उनके लिए बेटर है ये। अब देखिए, मान लेते हैं हम एक घर से शुरू कर देते हैं। अब हर घर में अकाउंट्स बनते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। देखिए आज हम देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए एक घर है, घर में मान लेते हैं आपका घर है, आपके मदर जो है वो कुछ खर्चों को अपनी बुक में, एक डायरी में या रफ पेपर के ऊपर नोट करते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे आपके घर में वॉशरमैन होगा, लॉन्ड्री, मतलब मान लीजिए आप लॉन्ड्री के लिए कपड़े भेजते हैं, वॉशरमैन को कपड़े भेज देते हैं, तो उसका हिसाब आप आफ्टर मंथ कर रहे हैं, महीने का महीने हिसाब हो रहा है। तो अब आपने रोज के रोज कपड़े देने हैं या 2 दिन बाद देने हैं, तो अब आप इसको किसी चीज पर नोट भी तो करेंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि जो आप कपड़े दे रहे हैं, जैसे शर्ट का अलग रेट हो इस्त्री का, पैंट का अलग हो, कोट पैंट का अलग रेट हो प्रेस का और वॉशिंग का। तो इट मीन्स आपको नोट करना होगा अपनी डायरी में कि किस दिन में मैं कितने भेज रहा हूँ, डेट वाइज। तो वो आपके मदर रिकॉर्ड करते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद आ गया मिल्क मैन। मिल्क मैन क्या होगा कि आपने घर में दूध लगवाया है, वो दूध वाला पर्सन आ रहा है, आपको दूध देकर जा रहा है, तो आप नोट करते जाएंगे इतने लीटर दूध आया, इतने पे लीटर है, एक दिन के इतने पे बन गए। तो इट मीन्स वो सारा कुछ आपकी ट्रांजेक्शन डायरी में नोट हो रही है। करियाना, तो हो सकता है आपने करियाने का भी क्रेडिट किया हो, तो आज इतने का राशन आया, हफ्ते बाद फिर आया, हफ्ते बाद फिर आया, तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा कुछ इस डायरी के अंदर इन मॉनिटरी टर्म्स। तो अब मंथ के लास्ट पे जाके जब आप ये सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करने के बाद आप देखेंगे कि किसका कितना है, किसका कितना है, तो नेचुरली है कि ये खुद जो लेडीज हैं घर में, आपकी मदर है, वो भी अकाउंटिंग ही कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका मेथड सभी का अलग अलग होगा इनको मेंटेन करने का। जैसे एग्जांपल, हमारे घर में भी अकाउंट्स बन रहा है, आपके घर में भी मदर बना रहे हैं, लेकिन आपके मदर हो सकता है किसी और मेथड से नोट कर रहे हो ये सारा कुछ, मेरे मदर किसी और मेथड या फॉर्मेट से नोट कर रहे हो। मतलब सभी का फॉर्मेट, सभी का मेथड अपना अपना है, अलग अलग। इसका कोई एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स मेथड नहीं है। सो दैट्स वाई ये अकाउंटिंग तो हो रही है, लेकिन अगर इसको वो जो मान लेते हैं जो वॉशरमैन है, वो ए घर में गया चेक करने के लिए, कि अपना हिसाब चेक करने के लिए गया, अब वो लेडी ने अपने हिसाब से बनाया, हो सकता है उसको समझने में बहुत टाइम लग जाए। अब बी घर में गया, उसने और अलग तरीके से बनाया, उसको समझने में फिर से उसको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। सी घर में गया, वहां उसने अलग तरीके से बनाया हुआ। तो इट मीन सभी का मेथड अपना अपना है। सो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ पर्सन। सो दैट्स वाई इसको एक करने के लिए, ताकि सभी पर्सन अंडरस्टैंड कर पाए, उसके लिए एक टर्म बनाई गई अकाउंटिंग, जिसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए। जो स्टैंडर्ड कहाँ से लिए गए, पूरे भारत में जो अकाउंट्स बनेंगे उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है जो कि बनाए गए ICAI द्वारा, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कि
पूरे इंडिया में यहाँ भी अकाउंट्स बनेंगे, सभी जगह पर इन रूल्स, इन मेथड्स और प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा फॉर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इससे फायदा क्या होगा, सभी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करना इजी होगा, बिकॉज हैविंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड मेथड। लेकिन अगर सभी अपने अपने मेथड से बनाएंगे तो फॉर्मेट मैच नहीं करेगा, उसको चेक करने में प्रॉब्लम आएगी। सो इसलिए अकाउंटिंग डिजाइन की गई है, ताकि जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं अगर वो अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, सभी का सेम फॉर्मेट और मेथड हो, ताकि कल को इन फ्यूचर चाहे बिजनेसमैन चेक करे चाहे गवर्नमेंट चेक करे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अकाउंट्स भेजने होते हैं, चाहे बैंक चेक करे, उनको चेक करने में इजी हो, बिकॉज एवरीवन हैविंग टू चेक द अकाउंट, एवरीवन हैविंग नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग एंड दैट पर्सन कैन इजीली आइडेंटिफाई। जैसे आप अभी अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो आप भी देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि सभी का मेथड जो है वो सेम होगा। आप जिसकी मर्जी, जिस मर्जी बिजनेस की बैलेंस शीट उठा के देखें या बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलकर देखें, तो उनमें वैसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी जैसे आप लर्न करेंगे इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स के अंदर। सो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग यू कैन मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्टैंडर्ड मैनर। तो एक स्टैंडर्ड, एक फिक्स फॉर्मेट से आप बना सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आप लर्न कर सकते हैं। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपने किसी को रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, हमने देखा ये डायरी में रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब है मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना या प्रॉफिट या लॉस। समराइजिंग, समराइजिंग होता है कि सारी ट्रांजैक्शन को एक समरी फॉर्म में लिखना। ऑफ इकोनॉमिक डाटा, इकोनॉमिक मतलब हैविंग कंसर्न विद द मनी, जिसका मनी के साथ कंसर्न होता है। तो इस तरह से ये था हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिंपल वे। अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं नेक्स्ट में आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट वन इज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए ये जो बेसिक है, आज वाले टॉपिक में हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाकर सारे टॉपिक में आपके काम आएंगी। अगर आप यहीं पर इसको समझ लेंगे तो अगले टॉपिक को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक, दैट इज बिजनेस। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि अकाउंट्स तभी बनेंगे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स जो है वो बिजनेसमैन के लिए बनेंगे, किसी और के लिए नहीं बनेंगे। अब मैं ये भी बता दूं कि बिजनेस क्या होता है बेसिकली। देखिए बिजनेस कोई भी वो चीज जिसका बेसिक मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, वो बिजनेस है। अगर हमने कोई एक काम शुरू किया है लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया तो वो बिजनेस की कैटेगरी में कवर नहीं होगा, उसके अकाउंट्स नहीं बनेंगे। जैसे हो सकता है आप ट्रेड करते हो सकता है आप मैन्युफैक्चर करते हो सकता है आप सर्विसेज देते हो, तो ये सारे ही बिजनेस है। लेकिन कंडीशन वही आ जाएगी, इनके अलावा आपका बेसिक मोटिव देखा जाएगा। अगर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है तो वो बिजनेस है। एग्जाम्पल, आपने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, किसके लिए? नेचुरली सी बात है, रेस्टोरेंट क्यों खोला है? हमने प्रॉफिट कमाना है इसलिए खोला है, सर्विसेज देकर। आपने एक आपने एक वैसे ही चैरिटेबल एक सोसाइटी खोल दी, मान लीजिए आपने पिंगलवाड़ा खोल दिया गरीबों की सेवा के लिए, तो इसमें आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। इट मीन्स बिजनेस जो होगा उसका बेसिक मोटिव होगा टू अर्न द प्रॉफिट। ये पहला बेसिक था। सेकंड वन इज कैपिटल। तो कैपिटल होती है, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं पूंजी, पंजाबी में बोल देते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है कि जिस पैसे को लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब कोई भी बिजनेस शुरू करना है, एवरी बिजनेस नीड मनी, वेदर मनी, वेदर प्रॉपर्टी और वेदर एनी अदर थिंग। मीन टू से कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है उसके लिए हमको क्या चाहिए? कैपिटल। अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, आप बिजनेसमैन है, तो देखिए पैसा आपको चाहिए। नो डाउट, अगर आप किसी प्रोफेशन या किसी जॉब में जा रहे हैं तो उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, स्किल चाहिए। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। अनपढ़ पर्सन भी, इलिटरेट पर्सन भी डिग्री के बिना बिजनेस कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? पैसा, मनी। अब बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल क्या हो सकती है? या तो पैसा हो सकता है या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। मतलब
मान लीजिए मैंने एक बिजनेस शुरू करना है, सपोज मैंने एक ट्यूशन सेंटर शुरू करना है। अब ट्यूशन सेंटर के लिए मेरे पास घर में बिल्डिंग है, जगह है, प्रॉपर रूम है मेरे पास अवेलेबल। तो इट मीन्स कि मेरे पास प्रॉपर्टी है। एक तो मैं प्रॉपर्टी बिजनेस में ले आया, वो रूम यूज कर रहा हूँ बिजनेस के लिए। दूसरा थोड़ा बहुत मैं पैसा भी लगा रहा हूँ क्योंकि पैसे की भी जरूरत है। इट मीन्स कैपिटल वो है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी और प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया एसेट्स। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब है वैसे संपत्ति। डेफिनेशन क्या है? व्हाट वी ओन, जो हम खरीदते हैं। हम खरीदने का मतलब है जो हमारा बिजनेस खरीद रहा है, जो बिजनेस का अपना है, जो चीज अपनी है बिजनेस की, उसको हम बोल देते हैं एसेट्स। तो जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एसी, जो भी बिजनेस के अंदर लग रहा है वो सारा कुछ क्या होगा? एसेट। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से पॉइंट दूंगा क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है एसेट को समझने में। तो प्लीज इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। मान लीजिए मेरा एक शॉप है, मेरी शॉप है मोबाइल सेलिंग की, मैं मोबाइल बेचता हूँ। अब मैं मोबाइल बेचने का काम कर रहा हूँ, तो मेरी शॉप पर आप आए, आप एज अ कस्टमर आए मेरी शॉप पर। तो आपने आते ही मेरे से मोबाइल फोन नहीं मांगा, आपने कहा कि ये जो एसी आपकी शोरूम में लगा हुआ है मेरे को बहुत पसंद है, आप ये एसी मुझको बेच दो। तो मैं बोलूंगा भाई मेरा बिजनेस जो है एसी बेचने का नहीं है, मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन बेचने का। हाँ, ये जो एसी लगा हुआ है मेरी एसेट है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो एसी मेरी दुकान पर लगा हुआ है वो मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरा काम एसी बेचने का नहीं है, मेरा काम है मोबाइल फोन बेचने का। सो दैट्स वाई एयर एयर कंडीशनर जो मेरी दुकान पर है वो मेरा एसेट है। एज वेल एज मेरी दुकान पर चेयर भी है, वो जिस चेयर पर बैठ रहा है, टेबल पर बैठ रहा है, ये बोलेगा मेरे को ये टेबल दे दीजिए, चेयर दे दीजिए, तो मैं बोलूंगा ये मेरी एसेट है। मतलब ये मेरी खरीदी हुई चीज है, मैं बेचने के लिए नहीं रखी है। बेचने के लिए मैंने मोबाइल फोन रखा है, आप वो लीजिए। तो इट मीन्स जो भी चीज आपकी होगी लेकिन आप उसका ट्रेड नहीं कर रहे, आप उसका व्यापार नहीं कर रहे, आप उसको बेचने के लिए नहीं रख रहे, आप उसको पर्सनली कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी आ जाएगी एसेट्स के अंदर। लाइक आपकी जो मोबाइल फोन, मेरी मोबाइल की दुकान है, उस पर रखा हुआ एसी मेरी एसेट है, मेरी दुकान पर रखी चेयर मेरी एसेट है, टेबल मेरी एसेट है, वहां पर हो सकता है कंप्यूटर भी लगे हों, वो कंप्यूटर मेरी एसेट है क्योंकि मेरा काम कंप्यूटर बेचना नहीं है। वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए उसी दुकान पर आरओ लगा हुआ है जो पानी को प्योर करने के लिए, वो भी मेरे बिजनेस की एसेट है। उसी दुकान पर, मेरी दुकान पर एक और भी कोई चीज है, जैसे कुछ भी आप लगा लीजिए, फैन लगे हुए हैं, वो भी मेरी एसेट है। मतलब जो भी चीज मेरे बिजनेस में यूज हो रही है बिजनेस के लिए, मेरी खरीदी हुई है, उसका मैं व्यापार नहीं कर रहा, वो सारी मेरी एसेट है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? हमारी देनदारी। वट वी ओ का मतलब होता है जो हमने किसी को देना है। तो अब ये तो है नहीं कि बिजनेस की सारी एसेट ही होगी। बिजनेस से बहुत सारा पैसा उधार लिया होगा, हो सकता है मैं बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लिया हूँ, अब लोन का पैसा मैंने देना है, इट मीन्स वो क्या मेरी हो गई? लाइबिलिटी। इसके अलावा हो सकता है कि मैंने किसी से उधार मोबाइल खरीदे हों बेचने के लिए, वो भी मैंने पैसा उनका देना है, दिस वन इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी। हो सकता है मैंने अपने इंप्लॉइज की अभी सैलरी इस साल की पे नहीं की, तो वो मेरी आउटस्टैंडिंग है, वो भी मेरी देनदारी है। तो इस तरह से लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमने किसी का पैसा देना है, दिस वन इज अ लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज गुड्स। जैसे अभी मैंने बात की एसेट्स, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं एसेट्स और गुड्स के अंदर, तो मैं इसकी कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। गुड्स वो होती है इन विच द बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि मेरी दुकान है मोबाइल फोन की, अब मेरे पास कस्टमर आ रहा है मोबाइल लेने, मैं उसको मोबाइल बेच रहा हूँ, तो फिर मोबाइल खरीद भी रहा हूँ। तो ये खरीद बेच चलती जाएगी, चलती जाएगी। तो इट मीन्स ये चीज बेचना खरीदना मेरा बिजनेस है। लेकिन एयर कंडीशनर मैं एक बार ही खरीदूंगा, ये थोड़ी है कि रोज ही मैं एयर कंडीशनर खरीदूंगा और बेचूंगा, क्योंकि वो एसी तो मेरी दुकान पर लगा हुआ है, वो तो कंटिन्यूसली चलेगा ना, एक साल से ज्यादा भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। मतलब ये हुआ कि जो मेरी एसेट है उसको मैं रूटीन में डील नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी गुड्स है उनको मैं रूटीन में खरीद भी रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ। तो मतलब ये हुआ कि उस चीज को गुड्स बोला जाता है बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, जिनकी एक बिजनेसमैन डीलिंग कर रहा है ऑन द रूटीन बेसिस। लाइक कौन कौन सी चीजें कर सकता है इसमें? गुड्स में कौन कौन सी आ जाएंगी चीज? जैसे परचेज, खरीदना। अब मोबाइल फोन वो बल्क में खरीदेगा, 10 पीस, 20 पीस, 30, 50 ऐसे खरीदेगा, वो परचेज है उसकी। सेल, अब बेचेगा भी बल्क में, जैसे एक दिन में 10 बेच दिए, 2 बेच दिए, 3 बेच दिए, सेल। स्टॉक,
जो स्टॉक होगा हमारे पास वो भी गुड्स का होगा। मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस में जो परचेज होगा उसका मतलब भी गुड्स है जिसमें हम डील कर रहे हैं, सेल है उसका मतलब भी गुड्स है जिनको हम बेच रहे हैं, डील कर रहे हैं रूटीन में। स्टॉक है तो स्टॉक का मतलब है जो हमारे पास बच गया, जैसे मोबाइल फोन के 15 पीस बच गए मेरे पास और वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, तो इट मीन्स वो मेरा स्टॉक होगा कि स्टॉक में मेरे पास अभी इतना सामान पड़ा हुआ है। कभी ये थोड़ी बोलेंगे, अगर मेरी मोबाइल की दुकान है तो कोई मेरे से आगे पूछेगा आपके पास कितना स्टॉक है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे पास 2 एयर कंडीशनर है, 2 फैन है, 2 चेयर्स हैं या 10 टेबल है। ये नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये मेरा स्टॉक आइटम नहीं है, ये मेरी एसेट्स है। तो गुड्स जो होती हैं, जो परचेज किया जाता है बिजनेस में वो भी गुड्स है जिनका हम रूटीन डील कर रहे हैं, जो बेचा जाता है वो भी गुड्स है, और जो स्टॉक होगा वो भी गुड्स है। लेकिन एसेट्स को कभी गुड्स नहीं बोलेंगे बिजनेस के अंदर, एसेट्स को एसेट्स बोलेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू नॉर्मली आप सभी समझते हैं, रेवेन्यू का बहुत सारे पर्सन ऐसे मतलब समझते हैं, रेवेन्यू का मतलब समझते हैं प्रॉफिट। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोनों टर्म्स अलग अलग है, प्रॉफिट अलग है, रेवेन्यू अलग है। वो किस तरह से, देखिए अब समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास एक पेन है, मैंने वो पेन खरीदा 25 रुपीज का। ये लीजिए 25 का मैंने पेन खरीदा। मान लीजिए मेरा बिजनेस है पेन बेचना, स्टेशनरी की दुकान है। 25 रुपए का मैंने पेन खरीदा और वही पेन मैंने 30 रुपए में बेच दिया। ओके, अब मैंने चीज खरीदी कितने की थी, 25 की, बेची कितने की है, 30 रुपए की। अब ये जो 30 रुपए होंगे ना, ये भाई साहब मेरा रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब होता है एक्चुअल सेल प्रोसीड, मतलब बेचने के बाद जो पैसा आया। प्रोसीड का मतलब होता है जो रकम आई, उसको हम बोल देते हैं जी रेवेन्यू। अब पेन बेचने के पास बाद मेरे पास आए 30 रुपए, तो मेरी 30 रुपए हो गया मेरा रेवेन्यू, दिस वन इज माई रेवेन्यू। अब प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू जैसे मैंने लिखा हुआ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब पेन की कॉस्ट कितनी थी, लागत कितनी थी, 25 रुपए, मैंने खरीदा था 25 पर, बेचा कितने का, 30 का, 30 रुपए का, तो बाकी क्या बचेगा, 5 रुपए प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा सिर्फ 5 रुपए अगर मैं बात करूं, तो रेवेन्यू होगा 30 का। तो अगर आपको अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटेंट होने के नाते अगर आपको कोई ये पूछ रहा है कि व्हाट इज योर रेवेन्यू, कि आपकी फर्म का या आपका रेवेन्यू क्या है, तो कभी भी आपने प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं बताना, रेवेन्यू आपने बताना है जितनी आपने टोटल सेल की, उसके अंदर कॉस्ट भी आ जाएगी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी आ जाएगा। जैसे यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 25 वाले जो पेन थे आपने 30 में बेचा, तो अब 30 रुपीज आपको टोटल मिले हैं, जो बेचकर हमको पैसा आया वो सारा होगा आपका रेवेन्यू। और जो प्रॉफिट हो रहा है मतलब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करने पर बच रहा है वो प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होगा, लॉस बिल्कुल इसके उल्टा होगा। अगर पेन मैंने खरीदा होगा मान लीजिए 25 का, बेचा होगा 20 पर, तो 5 रुपए का लॉस होगा। तो लॉस के केस में कॉस्ट ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा। तो नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, वन इज एक्सपेंडिचर एंड वन इज एक्सपेंस। अब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, अब मैं इसको क्लियर करूंगा, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। ये पहले मैं एक्सपेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले एक्सपेंस बता रहा हूँ। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, सबको मालूम है एक्सपेंस बोल देते हैं खर्चों। अब बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी दी इम्प्लॉई को, तनख्वाह दी अपने लेबर को, फैक्ट्री का किराया दिया, एज वेल एज मान ले टेलीफोन का बिल दे दिया जी, बिजली का बिल दे दिया जी। ये छोटे छोटे कई ऐसे खर्चे हैं, ये सारे आ जाएंगे एक्सपेंस के अंदर, बिकॉज ये रूटीन नेचर के हैं, ये डेली हो रहे हैं। क्योंकि देखिए सैलरी आपने हर महीने देनी है, दिहाड़ी जो है तनख्वाह वेजेस जिसको बोलते हैं वो आपने रोज के रोज देनी है, किराया आपने मंथली देना है, एज वेल एज आपने टेलीफोन का बिल पे करना है मंथली, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है लगातार। तो इट मीन्स जो खर्चे रूटीन में हो रहे हैं ऑल दीज एक्सपेंस नोन एज एक्सपेंसेस, उन सभी को बोला जाता है, रूटीन खर्चों को बोला जाता है एक्सपेंसेस। सॉरी यहाँ पर एक्सपेंस आएगा, उनको बोला जाता है एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, हैवी एक्सपेंडिचर। देखिए नाम से पता चल रहा है, अगर आपको याद रखने में परेशानी है ना तो आप ऐसे याद रखिए, ये वर्ड ज्यादा बड़ा है, एक्सपेंडिचर कैसे हैवी वर्ड है, एक्सपेंस एक छोटा सा है। एक्सपेंस मतलब जो छोटे छोटे खर्चे हैं जो रूटीन में हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो बड़ा खर्चा है कभी कभी होना है। जैसे ये थोड़ी है कि आपकी दुकान पर जो एसी लगा है, या आपकी दुकान पर जो मैं मान लेता हूँ कि आरओ लगा हुआ है पानी साफ करने के लिए, प्योरीफायर लगा हुआ है, वो रोज ही खराब हो जाएगा, मतलब रोज ही आपको नया लेना पड़ रहा है। वो तो आप कभी कभी खरीदेंगे ना, जैसे साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, तो मतलब वो हो गया आपका हैवी एक्सपेंडिचर।
तो जो हैवी एक्सपेंडिचर है वो आप हैवी खर्चा है उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। जो छोटी छोटी अमाउंट का है रूटीन में हो रहा है उसको बोल देते हैं एक्सपेंस। जैसे इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारा बिजनेस है कार टैक्सी कैब का बिजनेस है हमारा, हम टैक्सी की सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। अब मान लीजिए कि हर महीने सर्विस हो रही है, तो वो जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद ही सर्विस करवानी पड़ रही है क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा चल रही है, मैं टैक्सी पर यूज़ कर रहा हूँ। अब जो सर्विस का है वो तो खर्चा रूटीन है, डेली होगा, छोटा छोटा सा खर्चा है, वो एक्सपेंस में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि कार का कोई एक बड़ी चीज़ मेरे को रिप्लेस करनी पड़ गई, सपोज कि सारी कार को पेंट करवाना है, 20,000 का खर्चा है, तो अब हैवी एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सपेंडिचर। या हम यूँ बोले कि कार ही पूरी चेंज करनी पड़ रही है, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। क्योंकि मैं रोज रोज नहीं करूंगा एक्सपेंडिचर, वो बहुत मिनिमम होगा, लेकिन जो रूटीन में होगा, छोटा होगा जिसका अमाउंट, वो होगा आपका एक्सपेंस। नेक्स्ट आ गया जी डेटर। देखिए ये बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं सबसे पहले यही दूर करूंगा। लिखने में बोलते हैं, लिखने में आप देखेंगे तो निकल के आएगा डेप्टर्स, लेकिन ध्यान रखना इसका बी साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, मतलब जिनको हमने उधार दे रखा है, वो होते हैं डेटर्स। आप इनको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डेटर्स होते हैं जिनको हमने उधार दे रखा है, मतलब इनसे हमने पैसा लेना है। टू whom द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, इसका मतलब है इनको हमने गुड्स बेची होंगी उधार पर। तो यहाँ पर गुड्स का मतलब ध्यान में रखना कि जो हम जिसमें हम डील कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, जो हम रूटीन में डील कर रहे हैं बिजनेस की गुड्स, जो जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर गुड्स बोला जा रहा है। तो अगर हमने ये गुड्स किसी को बेची हैं उधारी पर, उससे अभी पैसे वापस नहीं आए, तो नेचुरली है आप उसका एक अकाउंट बनाएंगे ताकि कल को मेरे माइंड से स्किप ना कर जाए किससे कितने लेने हैं, तो इसलिए उसका मैं अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा। तो उसको बोला जाता है डेप्टर्स। डेटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने उधार का पैसा लेना है। तो ये हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको गुड्स बेची हुई। नेक्स्ट आ गया जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बिल्कुल उसके उल्टा कर दीजिए, और एक बिल्कुल उल्टा है ऊपर वाले के, देखिए फ्रॉम whom वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने, हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदी है ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पर। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, क्रेडिटर्स। इसमें सप्लायर आ जाएगा, सप्लायर का मतलब जो गुड्स हमको दे रहा है। ठीक है जी। तो जैसे मैंने मोबाइल फोन का काम है मेरा, मैंने 10 मोबाइल बेच दिए उधार कस्टमर को। अब वो बोलते हैं कि मैं आपको पैसा दूंगा 1 महीने के बाद, तो मैं नेचुरली सी बात है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनका एक अकाउंट बनाऊंगा ताकि कल को भूल ना जाए किससे पैसा लेना है किससे नहीं। तो वो मेरे बनेंगे डेटर्स, कस्टमर्स। और एक मैंने जो मोबाइल फोन मैं खरीद रहा हूँ वो मैं पिछले किसी कंपनी से बाय कर रहा हूँ, वो कंपनी भी मेरे को क्रेडिट पर दे रही है, तो वो कंपनी मेरी बुक्स के अंदर होगी मेरी क्रेडिटर्स और सप्लायर। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन टू से एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। खर्चा हो चुका है, चीज हमको मिल गई है उस खर्चे की, सर्विसेज हमने ले ली है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं दी गई। एग्जाम्पल, हमने वर्कर से काम करवा लिया है, सारी सर्विसेज उसकी ले ली है, लेकिन उसको अभी पेमेंट नहीं दी, उसको बोला है कि तुमको पेमेंट देंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब ये हुआ कि वो खर्चा अभी पेंडिंग है, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम अर्न कर चुके हैं हम, सर्विसेज दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको इनकम पे नहीं हुई, नॉट येट पेड। जैसे मान लीजिए मेरा काम क्या है, मान लीजिए कि मेरा एक सर्विस सेंटर है, उसमें मैंने सर्विस दे दी है किसी को, लेकिन अभी उसने मेरे को फीस नहीं दी। जैसे बोल दूं कि मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, मैंने बच्चों को इस महीने की ट्यूशन दे दी है, लेकिन इस महीने की फीस अभी पेंडिंग है, तो वो मेरी होगी आउटस्टैंडिंग इनकम, बिकॉज आई प्रोवाइड द सर्विसेज, मैंने सर्विसेज दे दी है बट उसके लिए इनकम अभी नहीं आई। एंड नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का बहुत सारे बच्चे मतलब ये समझ लेते हैं कि जैसे हम ड्राइंग जो बनाते हैं ना, ड्रॉ करते थे छोटी क्लासेस में, वो है नहीं। ड्राइंग का यहाँ पर मतलब है विड्रॉ करना, निकालना। जब हम बिजनेस में से मनी को निकालते हैं, विड्रॉ ऑफ मनी, या फिर एसेट निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सनल यूज। तो अगर किसी को समझ ना भी आए तो कंफ्यूज नहीं हो गए आप, क्योंकि आगे जाकर हम सारा कुछ इसका देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी डिटेल में हम जाएंगे। तो मैं फिर से बता दूं, ड्राइंग क्या है, जब एक बिजनेसमैन मनी, एसेट्स या गुड्स विदड्रॉ कर रहा है, विदड्रॉ मतलब निकाल रहा है, किस पर्पस के लिए, फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर बिजनेस यूज, अपने घर के यूज के लिए।
बिजनेस के लिए नहीं। अगर बिजनेस के लिए निकालेगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एज एक्सपेंडिचर शो हो जाएगा, एज एक्सपेंस शो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, बिजनेस के लिए नहीं ले रहा, तो उसको हम बोल देते हैं ड्रॉइंग्स। एंड लास्ट बची हमारे पास तीन टर्म, इनको मैं बड़ा सिंपली समझाता हूँ आपको। फर्स्ट है जैसे हमारे पास अकाउंट्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों टर्म में। तो आओ हम समझे इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं अकाउंट समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने कहीं पर खर्चा किया, सारा खर्चा करने के बाद आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मेरे पास क्या बचा। जैसे सपोज कि आई हैव रुपीज 5000, मेरे पास 5000 था टोटल, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस साइड पर कि मेरे पास ये 5000 रुपये हैं, मान लिए। तो यहाँ पर मैंने खर्चा किया, मैं मार्केट गया, मैंने सपोज 2000 के मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए, 500 रुपये का मैंने खाने पीने का सामान ले लिया, 100 रुपीज़ का मैंने किसी होटल में जाके कुछ खाया, उसका बिल बन गया। 50 रुपये मेरा किराया लग गया जी ऑटो रिक्शा का। 50 रुपये फिर मेरा ऑटो रिक्शा का आने का किराया लग गया, जाने का आने का दोनों का हो गया। अब मैं देख रहा हूँ जी मेरे पास टोटल क्या बच रहा है जी। तो अब मैं यहाँ पर टोटल देख रहा हूँ जी, 5000 मेरे पास था, उसमें से मैंने क्या क्या दिया जी, ये टोटल कर लीजिए। 2, 5, 25, 26 और 27, 2700 रुपये माइनस हो जाएंगे 5000 में से। तो 5 में से आपने माइनस करने हैं जी 2700, तो बाकी कितना बच गया हमारे पास, 2300, 2300 बच गया। तो अब ये मेरे पास बचा। लेकिन ये सारा कुछ किससे क्लियर हुआ मेरे को, एक स्टेटमेंट के थ्रू। इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, अकाउंट्स। इस तरह की जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है खर्चा कितना हुआ, क्या इनकम थी, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज अकाउंट्स, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं अकाउंट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी, बहुत सारे खर्चे होंगे, क्योंकि एक साल का अकाउंट्स बनता है। तो इसलिए उसको बनाने के लिए, अकाउंट्स को बनाने के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होगा, मेथड होगा। उस मेथड और प्रोसेस को बोल देते हैं हम अकाउंटिंग। ठीक है जी, उस मेथड और प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग, थ्रू विच द अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर। एंड लास्ट आया जी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, ये जो हमने अकाउंटिंग देखी है, जिस प्रोसेस की मदद से आप अकाउंट्स बना रहे थे सारे, उस सारे प्रोसेस को स्टडी करना, वो एक अकाउंटिंग है। जैसे आपको जो सब्जेक्ट मिला है उसका नाम है अकाउंटेंसी। मतलब ये हुआ कि इस अकाउंटेंसी के अंदर आप स्टडी करेंगे अकाउंटिंग के बारे में कि किस तरह से अकाउंट्स बनेंगी, वो सारे प्रोसेस क्या है, वो सारे प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, विच आर टू बी यूज फॉर प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये था सारा अबाउट द बेसिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द नेक्स्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू एवरीवन।